नमस्कार दोस्तों, स्टडी संग्राम में मैं रोहित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी संग्राम की अद्भुत श्रृंखला आप ही के लिए प्रस्तुत की गई है। 2012 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, 2012 से लेकर के जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए सब आपको प्रीवियस ईयर के माध्यम से 100 प्रश्न जो कराए जा रहे हैं, 50 हिंदी के प्रश्न और 50 सामान्य ज्ञान के। सामान्य ज्ञान की क्लास आपको 8 दिसंबर से स्टडी संग्राम के चैनल पे 8 बजे प्रातः मिल जाया करेगी। प्रतिदिन आपको मिल जाएगी। यह पहली क्लास है जो आपको इसके क्विज आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय व्यतीत करते हुए। अगर आप नए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 100 प्रश्नों का प्रहार आपको कराया जा रहा है। तुरंत ये रेड बटन को व्हाइट कर दीजिए अगर आपने चैनल को सर्च में आया है, फिर अगर आप तुरंत व्हाइट कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, जो जब हम वीडियो अपलोड करते हैं बीएड के कंटिन्यू अब अपलोड करेंगे जब आपको पता नहीं लगेगा। जब आप इसे सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपसे एक भी प्रीवियस ईयर छूटेंगे नहीं। जो आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे तो बन पड़ेंगे, और जिससे आपको तैयारी का लेवल पता लगेगा किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए और किस रणनीति से तैयारी करनी चाहिए। 15 दिन में, लगभग 15 दिन में हम पूरे प्रीवियस ईयर खत्म कर देंगे। उसके बाद एक अचूक रणनीति जो बीएड में एक सरकारी सीट हासिल कर पाए, तो उसके लिए हम शुरू करेंगे। तो आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो जब देख रहे हैं, वीडियो के नीचे इसी तरह बना है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो नेक्स्ट आपको क्या होगा, आप जब लाइक कर देंगे तुरंत आपको ये व्हाइट हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये व्हाइट हो जाएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आपकी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले बगैर समय व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं कि आपका समय नुकसान ना हो। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? मौर्य, कुषाण, सातवाहन, कर्ण। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। अब मौर्य वंश के संस्थापक बताइए, तो मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, लिखेंगे नहीं, ऐसे केवल आवाज सुनते जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस झील का निर्माण किया था? तो सुदर्शन झील अगर आपके ऑप्शन में मिल जाए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य विष्णुगुप्त था। कौटिल्य विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो अगर आपने चुना है श्रीगुप्त तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? तो गुप्त वंश को इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है। आपसे यह पूछा जाएगा कि इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में, राजकोट में, मानकोट में, नगरकोट में। तो अकबर का जन्म आपसे पूछा गया है तो 15 अक्टूबर को होता है। यहाँ पे सबसे याद करने वाली बात क्या है? 15 अक्टूबर को जन्म होता है और 1542 को होता है। अब आपको याद करने में आसानी हो गई कि 15 अक्टूबर को हुआ और 1542 को हुआ। 15 यानी 42 को होता है, 1542 को होता है। अब आपने कहा बताया नहीं कहाँ हुआ, अमरकोट में जन्म होता है, अमरकोट में जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंचाई कर किसने लगाया? सिंचाई कर किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक किस वंश का शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें किसने बनवाई थी? तो सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें आपकी जो थी
फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी। सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें किसने बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो अगर सलीम, खुसरो, खुर्रम, मुराद, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब हम आपसे पूछेंगे शाहजहां के पिता का क्या नाम था? तो शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। जहांगीर का पुत्र ही शाहजहां था, जिसका बचपन का नाम खुर्रम था, जिसका बचपन का नाम खुर्रम था। हम एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन आपको बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे, जिससे ये आपको क्लास बोरिंग न लगे और आपको लगे कि हाँ प्रीवियस ईयर के साथ कुछ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर भले ना आए पर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा जरूर एग्जाम में, और एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा लेकिन आपको लेवल पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से तैयारी की जाए। तो 15 दिन में पूरे प्रीवियस ईयर हल कर डालिए, फिर आपको हम बताते हैं कि अचूक रणनीति के साथ कैसी तैयारी की जाए। अब बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो सत्य, इसका मतलब चौथा सत्य है। तो कितने सत्य हैं बौद्ध धर्म में? तो कुल 4 सत्य हैं। बौद्ध धर्म में कुल कितने सत्य हैं? 4 सत्य हैं। पहला सत्य कौन सा होता है? दुख होता है। दूसरा सत्य कौन सा होता है? तो दुख समुदाय होता है। तीसरा सत्य कौन सा होता है? दुख निरोध होता है। चौथा सत्य कौन होता है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा होता है। चौथा सत्य क्या होता है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन हम पूछेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक बताइए। तो बौद्ध धर्म के आपसे संस्थापक तुरंत आप बता देंगे, भगवान बुद्ध हो जाते हैं। भगवान बुद्ध आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध को जो ये 4 सत्य हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। आपसे यही पूछा जाएगा कि जो 4 आर्य सत्य हैं, जैसे यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, अगर आप पूछा जाएगा कि 4 आर्य सत्य हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें अष्टांगिक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, वैशाली में, उरुवेला में, लुम्बिनी में। तो सारनाथ में पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश है यह क्या कहलाता है? तो यह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। जो पहला उपदेश इन्होंने दिया यह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो यह पाली भाषा में उपदेश दिया था। पाली भाषा में उपदेश दिया था। और आपसे पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्म होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 25, 24, 10, 5। तो अगर जैन धर्म में तीर्थंकर की बात करते हैं तो 24 होते हैं। यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बताइए। अब आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी आपके जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 23वें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? 23 नंबर का, 24 नंबर का और 1 नंबर का। पहला पूछा जाता है और 23 पूछा जाता है और 24 पूछा जाता है। आपसे पहला पूछा जाए तो ऋषभदेव हो जाएंगे जैन धर्म के संस्थापक, या पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा 23वें कौन होंगे? 23वें पार्श्वनाथ हो जाएंगे और 24वें जो हैं महावीर स्वामी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नेक्स्ट है 9 नंबर आपकी क्वेश्चन है, जो 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया?
बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य थे? 4 आर्य सत्य थे, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म में क्या है? 5 सत्यों में से जैन धर्म में कितने सत्य हैं? 5 सत्य हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म में कितने सत्य हैं? 5 सत्य हैं। तो अब 5 सत्य में से क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, और इसमें कौन सा सत्य नहीं दिया गया है? अब यहाँ पे आस्तेय नहीं दिया गया है, तो आस्तेय आप लिख लीजिएगा कि आपका सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है और आस्तेय है। यह आपके 5 सत्य हो जाते हैं जो जैन धर्म के द्वारा दिए गए थे। अब इन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया था? तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर अहिंसा पे दिया था। अहिंसा का अर्थ क्या है? कि जैसे हिंसा न करना, हिंसा न करना, किसी जीव की हत्या जैसे न करना, हत्या करने से पाप होता है, इसलिए इन्होंने सोचा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शॉक कर देगा कि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे हो सकता है? तो यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो आया था, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को बदल दिया है, क्योंकि उस करंट से आपका कोई नाता 2022 में नहीं रहेगा, बल्कि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। या करंट अफेयर है, यह हमने बदल दिया है जिससे आपको इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ कुछ तो चेंज है। तो क्या पहला राज्य कौन है जिसने कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू की है? तो यह आपने अगर चुना है उत्तराखंड, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन है 11 नंबर, यह भी करंट का क्वेश्चन था, फिर हमने बदल दिया, करंट अफेयर से रिलेटेड कर दिया। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स एक ही मिशन के रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? स्पेस एक्स ने अपनी भारतीय कंपनी इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ करके 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने, आपसे पूछा जाएगा कितनी सैटेलाइट लॉन्च किए? 143। इसने किसको रिकॉर्ड को तोड़ा है? अपनी इसरो, अब भारतीय कंपनी इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? अब नीति निर्देशक तत्व आपसे पूछा जाएगा, तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है? अब नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य पूछा जाएगा तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शायद 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, 2015-16 के एग्जाम में पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब आपसे पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अब यह नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान पर आधारित हैं? तो नीति निर्देशक के तत्व आयरलैंड के संविधान पर आधारित हैं। यह आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 3 पॉइंट बताए कि यह किस अनुच्छेद तक हैं, तो 36 से 51 तक हैं, और इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। समय तो लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन से कराए जा रहे हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता यानी मतलब छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। चारों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, लग रहा है बताना पड़ जाएगा, तो हम बता दें क्या? जनता क्या कहती है, पूरे लोग क्या कहते हैं, बता दिया जाए? तो बता दिया जाए। लाइव होता तो सबसे पूछ लेते, लेकिन चलो बता देते हैं हम सारे अनुच्छेद। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से है? तो अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 से है। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 से है। अब आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 16 क्या होता है? तो अनुच्छेद 16 होता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। आपसे पूछा जाएगा लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 15 बताइए। तो राज्य जो है,
अनुच्छेद 15 क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 क्या होता है, राज्य, जाति, धर्म, मूल वंश, जैसे जाति के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, या जन्म के आधार पे, या लिंग के आधार पे आपसे विभेद नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई आपसे विभेद, राज्य में कोई विभेद नहीं कर सकता, धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे आपसे भेद नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 15 होता है। अब अनुच्छेद 14 देख लीजिए, विधि के समक्ष समता। आपसे पूछा जाएगा विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14। हमने चारों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पे हम कई साल के प्रश्न को ले लेंगे। अब यहाँ पे कोई उपग्रह नहीं है तो दो उपग्रह ऐसे होते हैं जो किसी के कोई उपग्रह ही नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। यह क्वेश्चन आपका जो कई बार हर बार रिपीट होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ग्रह से एक क्वेश्चन आना है सौरमंडल से। अब यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि बुध और शुक्र के ग्रह हैं, नहीं है, बुध और शुक्र के ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। अब आपसे अभी की बार 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगल के दो उपग्रह के नाम बताइए, मंगल के उपग्रह के नाम बताइए। तो फिबोस, डीमोस आपका सही हो जाएगा। दो उपग्रह होते हैं, फिबोस और डीमोस होता है। यह 2022 का प्रश्न है। हमने पूरे पेपर को एनालाइज कर लिया है कि आपके प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कितने लेवल तक पूछे जा सकते हैं। तो केवल आपको बताना है कि कहाँ तक प्रश्न आ रहे हैं और सारी चीज़ें आपको बताएंगे क्लियर विधिवत ढंग से धीरे धीरे। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, गंगा को, गंडक को, सोन को, कोसी को। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी कोसी, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। अब बंगाल का शोक जो पूछा जाए तो दामोदर नदी आपका हो जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी हो जाएगा। और किस नदी को बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर, तट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, हर साल पूछा गया है। अब सूरत किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। आपसे पूछेंगे हम एक क्वेश्चन और, कावेरी नदी के तट पर स्थित बताइए कौन सा है, तो श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के तट पर है। यह भले ना इंपॉर्टेंट पूछा जाए लेकिन यह जरूर आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर बताइए, जबलपुर। आपसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो है कि आगरा किस नदी के किनारे है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे हैं, तो अगर आप बता ही दें यमुना नदी के किनारे हैं। आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे हैं, आपको अब कमेंट सेक्शन में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, यह क्वेश्चन आया है और काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 98, तो इसने 98 कन्फ्यूज करने के लिए कितने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। सौरमंडल की भी हम क्लास लेंगे, आप वो नदी से रिलेटेड भी क्लास लेंगे, सबकी क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। पहले प्रीवियस ईयर खत्म हो जाने दीजिए। आप अगर पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप वीडियो देखिए, अभी प्रीवियस ईयर देखिए, अभी समय है हमारे पास, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। केवल आप जुड़े रहिए, आप इधर उधर मत भटकिए। आप आए हैं चैनल पे तो रुकिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कंटिन्यू वीडियो देखिए, फिर आप बताइए। आपको अलग पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा और जो लोग कंटिन्यू हमसे जुड़े रहेंगे उनको हम पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें गाइड किया जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था। अब जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक जो है कविता लिखता था। अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब बताइए सिकंदर लोदी, अगर आपने चुना सिकंदर लोदी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था? सिकंदर लोदी के बचपन का नाम आपसे पूछा जाएगा तो निजाम खां हो जाएगा, निजाम खां। आपसे पूछा जाएगा सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां हो जाएगा। और यह गुलरुखी के नाम से अपनी कविता लिखता था, यह एक कवि भी था, यह आप जान लीजिए। और सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में 1498 की बात है, 1498 में वास्को डी गामा जो है जब भारत आता है, केरल के काली कट तट पर जब वास्को डी गामा भारत आता है तो आपसे पूछा जाएगा किसके शासनकाल में आया था, तो वह सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में आया था। सिकंदर लोदी की गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। सिकंदर जो है आपसे एक जो सिकंदर की आयुर्वेद पर एक पुस्तक है फरंगे सिकंदरी, फरंगे सिकंदरी एक पुस्तक भी है, आप लोग इसे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? एक जितने ये 10 गुरु हैं इनसे एक क्वेश्चन भी बनता है, इन सब की आपको थ्योरी में क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम भी गुरु थे या। अब आपसे पूछा जाए कि गुरु अर्जुन देव का नाम तो आप जाना पहचाना लगता है कि गुरु अर्जुन देव किससे संबंधित थे, तो गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। अब गुरु रामदास ने, गुरु रामदास भी फेमस है, तो गुरु रामदास क्या है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं, गुरु रामदास जो है अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। और गुरु नानक को भी देख लेते हैं हम, क्या गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। हमने चारों ऑप्शन देख लिए क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था, और गुरु रामदास जो थे अमृतसर नगर किसने बसाया? गुरु रामदास ने बसाया था। 19 नंबर ये आपका क्वेश्चन है। करीब हम आपको लगभग 30 प्लस क्वेश्चन करा चुके हैं, है तो क्वेश्चन 19 लेकिन 30 प्लस क्वेश्चन हम करा चुके हैं। संस्कृत मंत्रालय ने, क्या यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी हमने बदल दिया क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं उनको क्यों लाया जाए, क्योंकि करंट अफेयर जो पूछी जाएगी वह नहीं पूछी जाएगी और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए जो पूछी जाने के बिल्कुल चांस हैं। संस्कृत मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? लाल कृष्ण आडवाणी, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो अगर आपने चुना है सुभाष चंद्र बोस तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। संस्कृत मंत्रालय ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा सुभाष चंद्र बोस की जयंती की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 आपका बिल्कुल स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक जो है कौन जारी करता है, आपसे पूछा गया है यह क्वेश्चन कि कौन जारी करता है? WEF, UNDP, WFAW ये FAO है, और UNCAD तो क्या हो जाएगा? अगर आपने चुना है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो है यहाँ पे UNDP क्या होता है? UNDP एक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, विकास एजेंसी है। नेक्स्ट आपको 22 क्वेश्चन है, WTO की स्थापना कब हुई थी? सन 1945, 1948,
अब आप WTO का फुल फॉर्म सबसे पहले बताइए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब WTO की स्थापना कब होती है? 1995 में, 1 जनवरी 1995 को होती है। आपसे एक क्वेश्चन एक पूछा गया है कि WTO का पुराना नाम बताइए। तो WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो WTO को गैट के नाम से जाना जाता था। WTO को गैट के नाम से जाना जाता था। 23 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बब्बर शेरों के लिए अभ्यारण्य है काजीरंगा, गिर, केवलादेव, मानस। तो गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, गिर अभ्यारण्य है या बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? गुजरात में आपका स्थित है। आपसे पूछा जाएगा यह गुजरात में स्थित है, यही आपका सही आंसर है। लेकिन हम कहते हैं स्त्रीज संग्राम किस लिए फेमस है? स्त्रीज संग्राम की आपने कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, सारे ऑप्शन को बताता जरूर है, सारे ऑप्शन को क्लियर करके जाता है। तो आप सारे ऑप्शन देखिए। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में है। मानस आपका कहाँ है? असम में है। काजीरंगा आपका कहाँ है? असम में है। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन बताना हमारा मकसद है नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? छिलते हुए अपनों को, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, समुद्र कुल घर, बनारस डायरी। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 25। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, गंगा यमुना बेसिन, खंभात की खाड़ी, मुंबई हाई। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी मुंबई हाई तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। मुंबई हाई के बाद गुजरात का दूसरा स्थान, सेकंड नंबर पे गुजरात आता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है, क्योंकि करीब 5 से 6 क्वेश्चन जिस प्रीवियस ईयर को हमने उठाए हैं वहाँ आए हुए थे, तो हमने 6 लगभग आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन सम्मिलित कर लिए। नीट यूजी 2021 की परीक्षा आयोजन में किन भाषाओं को शामिल किया गया? जो नीट की परीक्षा होती है, नीट यूजी की परीक्षा हुई है, 2021 परीक्षा के आयोजन में किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि पंजाबी और मलयालम को नई भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र ने, या भी करंट हमने कहा था 5 से 6 करंट अफेयर थे, तो हमने 5 से 6 करंट अफेयर न्यू लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज के रूप में अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? यह यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है, या अनेक एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यह आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सितार का आविष्कार किसने किया? लतीफ़ खां, अमीर खुसरो, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर। अब आप तुरंत आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है? तो अगर आपने चुना है अमीर खुसरो तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, और इनके पिता का नाम हजरत, इनके आप बताइए, इनके पिता नहीं, इनके गुरु का नाम आप बताइए। तो इनके गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया हो जाता है। इनके गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया हो जाता है। 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जलधारा से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, हर साल गैप करके हमने देखा एक क्वेश्चन जलधारा से रिलेटेड पूछा जाता है। अगर जलधारा से नहीं तो महासागर से, आप समझ लीजिए महासागर में ही जलधाराएं आ गई। अगर जलधारा से क्वेश्चन नहीं पूछा तो महासागर को उठा लेता है, अगर महासागर को नहीं उठाया तो जलधारा से उठा लेता है। एक क्वेश्चन बीएड में आता है। तो क्या है, कौन सी ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी धारा, मोजाम्बिक धारा, अग्रहार धारा। इसकी ट्रिक आपको दे दी जाएगी बहुत जल्द, धाराओं की ट्रिक दे दी जाएगी, कौन गर्म धारा है, कौन जल धारा है, जिसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अगर यहाँ तक क्लास देखा है तो आपको लग गया होगा कि हाँ
क्लास उपलब्ध कराई जा रही है, तो कंटेंट में बिल्कुल दम होगा। बहुत जल्द हम कंटेंट को अपडेट करेंगे 15 दिन में, पूरा प्रीवियस ईयर खत्म करने के बाद। बल्कि आप कंटिन्यू आप जुड़े रहिए। कौन सी ठंडी जलधारा है? तो अगर कनारी जो है आपकी ठंडी जलधारा है, बाकी सभी गर्म जलधारा है। जो गल्फ स्ट्रीम है यह भी गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, अगुलहास यह गर्म जलधारा है। तो कनारी क्या है? यह ठंडी जलधारा है। अब यह पूछेंगे किस महासागर की धारा है? तो यह अटलांटिक महासागर की धारा है। नेक्स्ट आपका 31 क्वेश्चन, ईस्ट की नीतियों से। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम बताएंगे जो 2022 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। इंद्र कुमार गुजराल जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट की नीतियों से अब इन्होंने क्या किया कि पूर्व के पड़ोसी देश थे उनसे संबंध सुधारने का प्रयत्न किया। इसलिए यह ज़्यादा प्रभावित हुए इंद्र कुमार गुजराल। और एक क्वेश्चन आपसे 2022 यूपी बीएड में पूछा गया है कि भारत से लेकर के पाकिस्तान से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बस से यात्रा की थी? यह क्वेश्चन आप बता देंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते वहाँ पे, कि जो भारत से लेकर के और जो पाकिस्तान तक जो बस से यात्रा की, तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आपका 32 क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में होती है? ड्रिप सिंचाई क्या होता है? ड्रिप सिंचाई मतलब कि पानी की बचत करना होता है ड्रिप सिंचाई का मतलब लगभग। और इसे क्या कहते हैं? बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, धीरे धीरे यानी बूंद बूंद सिंचाई। तो बूंद बूंद मतलब पानी की बचत करना। यह किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो अगर आपने राजस्थान चुना है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। सिंचाई से और कृषि से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपको 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा साक्षर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश केरल है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। केरल में सबसे अधिक साक्षरता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल में पूरे भारत में क्षेत्रफल में दूसरे स्थान का राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। और पहले स्थान पर क्षेत्रफल में राजस्थान है। पहले स्थान पर क्षेत्रफल में जो है राजस्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, आबादी में उत्तर प्रदेश है, आबादी में। और आपसे पूछा जाएगा कि जनघनत्व, पूरे भारत में जनघनत्व किसका सबसे कम है? तो आंध्र प्रदेश का जनघनत्व कम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी इसके लिए अरुणाचल प्रदेश का और जो है जनघनत्व सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 34 क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98 फारेनहाइट, ध्यान से देखना, 98 फारेनहाइट, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 डिग्री फारेनहाइट और 66 डिग्री फारेनहाइट। तो अगर आपने चुना है 98 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप बिल्कुल गलत हो चुके हैं, क्योंकि आपका सही ऑप्शन फारेनहाइट होगा। फारेनहाइट आपका बिल्कुल क्लियर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछ लिया। अब एनसीईआरटी ये बताइए कि एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है? तो एनसीईआरटी की स्थापना होती है 1861 में, 1861 में। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NCERT। अब आपको लग रहा होगा कि आप बता देंगे, क्योंकि हिंदी में आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बताइए, नेशनल, इसका हो जाएगा नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा ऑप्शन मिल गया, तो यही ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। काफ़ी हमने
क्वेश्चन बताने की कोशिश की है और समय इसमें ज़्यादा लग सकता है कि भारत का बिस्मार्क अब हम ज़्यादा स्पीड खींचेंगे कि जल्द से जल्द आपके करीब बहुत जल्दी में क्वेश्चन भी हो जाए और आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो भारत का बिस्मार्क अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर आपसे यह 2022 में भी पूछा गया है और यह देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर आपको देखना चाहिए, तो इसीलिए हमने तो प्रीवियस ईयर शुरू कर दिया। हमने भी देखा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूरे एनालाइज किया है हमने, तब भी आपको ये प्रीवियस ईयर उपलब्ध करा रहे हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो 2022 का क्वेश्चन है। इसी पेपर से समझ लीजिए, ये पेपर हमने लगभग हमें लग रहा है कि हम 2015 के आसपास का पेपर उठाए हैं। 2015 का शायद ये पेपर है। वहाँ से जब हम पेपर उठाए हैं, सोच लीजिए 2022 में हमें करीब 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसी पेपर से 7 से 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 7 से 8 हम पूरे, अब ये नहीं है कि A to Z फंस गया, अब ये क्वेश्चन तो आ गया, ये क्वेश्चन आया है, इसका मतलब ये नहीं है, ये ऑप्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए, उससे लेकर के 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं इस पेपर से 2022 में। अब सोच लीजिए कि ये नहीं कि प्रीवियस ईयर कराना ही महत्व है, प्रीवियस ईयर कराते तो सभी हैं, पर उस प्रीवियस ईयर के चारों ऑप्शन पे अटैक करना, उसको समझाना कि उससे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। यह स्टडी संग्राम की ही कला है। तो आप क्या है कि आपको भागने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो देर में होना है वह आज ही हो जाए, क्योंकि देर कल सही तो आज सही कर लीजिए। कि अंधेरा किसकी कृति है? 38 नंबर क्वेश्चन है, अंधेरा किसकी कृति है? तो अंधेरा अगर आपने चुना है अखिलेश, अग्निहोत्री, जयप्रकाश, अनुजय, अगर अखिलेश सुना है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अंधेरा किसकी कृति है? अखिलेश की कृति है। नेक्स्ट आपका 39। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम बताएंगे, पूरे क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि पूछे गए हैं तो बताएंगे। भारत में हरित क्रांति के पितामह कहे जाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? जैसे हरित क्रांति शब्द जो है किसने, तो विलियम गॉड ने दिया था। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं? नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन होते हैं। आपसे पूछा जाएगा श्वेत क्रांति के जनक कौन होते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन होते हैं। अब फिर से आपको बता दें कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं, और क्या है, और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। अब यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो काफी इंपॉर्टेंट और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन जो आने हैं क्वेश्चन। अब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यहाँ से भी चारों ऑप्शन से क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, 5 सितंबर को, 11 जुलाई को, 5 अगस्त को। अब यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। आप जब प्रीवियस ईयर हल करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वहाँ 5 सितंबर नहीं होगा, बल्कि यहाँ 5 सितंबर होगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर होगा। नेक्स्ट आपका वहाँ पे 5 अक्टूबर आपका होगा। अब आप कहेंगे विश्व शिक्षक दिवस बताइए, तो विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर होगा, जबकि 5 सितंबर आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षक होता है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, मिनहाज उसिराज, अलवर्नी, जियाउद्दीन वर्नी। तो 41 नंबर आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा है, किसकी रचना है? किताबुल हिंद के लेखक अगर आपने चुना है अलवर्नी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। 41 का सी आपका बिल्कुल सही है, किताबुल हिंद के लेखक अलवर्नी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका
42 देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जावा मानव से संबंधित है या साइंस से भी मान सकते हैं आप, क्वेश्चन है तो जावा मानव संबंधित है काकेसाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से, निग्रोइड प्रजाति से, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, मंगोलाइड प्रजाति से। 43 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अनेक का अंत किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, मुस्लिम धर्म से। आप लोग ये काट देंगे ऑप्शन, जो कुछ भी थोड़ा पढ़े हैं वह काट देंगे, लेकिन यहाँ पे आप दो लोग फंस रहे हैं, दो ऑप्शन में आप फंस रहे हैं। तो यहाँ पे अनेकांतवाद के आपसे पूछा जाए तो जैन धर्म आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह जैन धर्म का क्या है, सिद्धांत है। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, यह जैन धर्म के सिद्धांत हो जाते हैं। हमने आपको बताया जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए हैं। अर्जुन पुरस्कार संबंधित है, पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन आता है, अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे, चलचित्र से, चित्रकला से, साहित्य से, खेल कूद से। तो अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, खेल में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उन्हें दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के। तो खेल में, अब यहाँ पे खेल में प्रदर्शन किया जाता है तो खेल कूद हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तुरंत हिंट से हो जाता है क्वेश्चन कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस में होगा, खेल कूद में ही होगा। नेक्स्ट आपका 45 क्वेश्चन हो जाएगा, तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है। यह क्वेश्चन जैसे आपको 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन में से आप 35 प्लस कर लेते हैं अगर यहाँ पे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस का लेवल इजी तो हुआ है। 2012 से हिंदी का लेवल तो बढ़ा है पर जीके जीएस का लेवल लो हुआ है, लेकिन जीके जीएस का इतना लो लेवल कर दिया है कि तब भी वह क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वह बहुत लो लेवल पे आ गए हैं कि वह स्टैटिक जीके के पोर्शन को सारे डाल रहे हैं। जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी पहले पूछते थे, अब वह स्टैटिक जीके पे आ गए हैं, स्टैटिक जीके के उठा लेते हैं क्वेश्चन दूर दूर से, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन। तो आप 35 प्लस अगर स्कोर करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर होगा। इसमें तो आपको 40 करना चाहिए था क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और यहाँ पे क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी हर जगह से पूछे गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने की है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तारिक ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अब नेक्स्ट आपका लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश आपको अभी हमने समझाया था कि लोदी वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा हमने लोदी वंश का संस्थापक। अब यहाँ से हम अंतिम शासक काट देते हैं, हमने पूछा संस्थापक बताइए, तो संस्थापक आपका बहलोल लोदी हो जाएंगे। अब पूछा अंतिम शासक बताइए, तो अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी हो जाएंगे। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हो जाएंगे। लोदी वंश इब्राहिम लोदी को जब 1526 की बात है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। अब बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। बाबर 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डालता है, मुगल साम्राज्य की नींव डालता है, तभी लोदी वंश का समाप्त होता है और लोदी वंश द एंड हो जाता है और इब्राहिम लोदी अंतिम शासक होते हैं। और मुगल जो है बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है 1526 ईस्वी में। दीने हिलाई की स्थापना किसने की थी। फिर अपने महान शासक आ गए, अब तो आप आंसर दे ही देंगे। महान जिन्हें माना जाता है शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी अकबर, महान बता दिया हमने। दीने इलाही की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी। अकबर ने दीने इलाही कब शुरू किया था, तो 1582 ईस्वी में अकबर ने, यह सन भी आपसे पूछा गया है कि अकबर ने दीने इलाही कब शुरू किया, तो 1582 ईस्वी में शुरू किया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे कि दास प्रथा का अंत
कब होता है? दास प्रथा का अंत अकबर ने ही किया था, 1562 में किया था, 1562 में किया था। एक क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसने किया? इसने 1563 में अकबर ने ही किया था सती प्रथा। दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा 1562 में, सती प्रथा का अंत 1563 में अकबर द्वारा होता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? अब टीपू सुल्तान हम आपसे पूछेंगे कहाँ जो है शासक रह चुके हैं, तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक रह चुके हैं। और टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? आप तुरंत बताइएगा, आप बता देंगे, क्योंकि टीपू सुल्तान के पिता का नाम अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, हैदर अली। हैदर शेख नहीं होगा, हैदर अली हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। टीपू सुल्तान जो थे, अब हैदर अली भी मैसूर के शासक थे, टीपू सुल्तान भी मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट आपका 49 नंबर साइंस से क्वेश्चन है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जो साइंस वाले हैं उनके लिए तो आसान है, पर वो धारा जो है, जैसे कोई बीए किया है या बीकॉम किया है, वह धारा रटते रटते कहाँ धारा, एक से धारा से क्वेश्चन एक आता है क्वेश्चन, लेकिन इसका ही हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देंगे। एक सदिश राशि का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई केल्विन होगी, एम्पियर होगी, ओम होगी, कूलाम होगी। तो धारा की इकाई अगर आपने चुना है एम्पियर तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हम चारों ऑप्शन आपको बता देंगे। ताप की इकाई क्या है? आपसे पूछा जाएगा केल्विन किसकी इकाई है? केल्विन है ताप की, केल्विन ताप की इकाई है। कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम जो है प्रतिरोध की इकाई है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है आपकी कूलाम है, विद्युत प्रतिरोध। आपसे पूछा गया कि ओम किसका है? ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का है। कूलाम किसका है? विद्युत आवेश की इकाई कूलाम है, और धारा की इकाई एम्पियर है। और आपके केल्विन किसकी इकाई है? केल्विन ताप की इकाई है। अब आपके 50 नंबर क्वेश्चन, हमने लगभग लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, और हम काफ़ी प्रयास किए कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, और आपको भी अच्छा लगा होगा अगर आपने लास्ट तक पूरी क्लास देखा है, एंजॉय किया है। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह की क्लास को मैनेज करना, फिर आपके समझ प्रस्तुत करना, इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके दे सकते हैं। तो ये, और इसमें आपको नुकसान ना हो, जिसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर क्लास मिलती रहे और क्लास आप कंटिन्यू देखिए। धीरे धीरे हम और बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 50 नंबर आप क्वेश्चन बता के तब जाइए। कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है एमबी में, एचबी में और सीबी में, डीबी में। तो अगर आपने चुना है एमबी में तो एमबी ए वाला है, एमबी ए वाला है, और एक एमबी होता है ए वाला, एक एमबी ए वाला होता है, लेकिन यह ये वाला है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मेगा बिट होगा या मेगा बाइट होगा? तो इसका मेगा बाइट होता है फुल फॉर्म। ये कंप्यूटर से पहले जो था एक क्वेश्चन पूछा जाता था, पहले कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन कंप्यूटर का अब वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन हो गया है। तो कंप्यूटर की एक मैराथन क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी एग्जाम टाइम पे, तो उससे क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। तो चलिए, अगर आपने लास्ट तक क्लास देखा है इसके लिए आपको धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम से अगर आप कुछ हल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।